चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी लोग, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बुक्स के बारे में बता देता हूं कि इस चैनल पर कौन सी बुक आप सभी लोगों को पढ़ाई जा रही है। इस चैनल पर आप सभी लोगों को क्लास 10th की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ाई जा रही है। जिन बच्चों के पास ये बुक्स नहीं है वो मार्केट से जा करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। साथ साथ इस चैनल पर आप सभी लोगों को अरिहंत पब्लिकेशन बुक्स का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं प्रकाशिक माध्यम के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम आपका एक ऐसा माध्यम है जिनसे प्रकाश गुजर सकता है, उसे हम बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। तो यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले इसकी हेडिंग की ओर और यहाँ पर समझते हैं इसकी परिभाषा को। तो यहाँ पर लिखा गया है प्रकाशिक माध्यम ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश गुजर सकता है, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम में यही बात लिखी गई है कि प्रकाश गुजर सकता है, उसी को हम बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम, और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो जो यहाँ पर हमारा पहला प्रकार का माध्यम होता है उसे बोलते हैं पारदर्शक माध्यम, दूसरा प्रकार का जो होता है उसे बोलते हैं पारभाषक माध्यम, और जो तीसरा होता है उसे हम बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम। अब यहाँ से हम सबसे पहले स्टडी करते हैं पारदर्शक माध्यम के बारे में। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं पारदर्शक माध्यम। तो यहाँ से हमारी हेडिंग हो जाती है पारदर्शक माध्यम। अब यहाँ से सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ये तो बात हो जाती है पारदर्शक माध्यम की कि ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण में इसके हम लिखेंगे, जैसे हमारा यहाँ से हो जाएगा कांच, क्योंकि आप जानते हो कांच हमारा एक ऐसा माध्यम है जिनसे प्रकाश की आने वाली जितनी भी किरणें होती हैं वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजर जाती हैं। तो ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। तो उसी का यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है, जैसे आपका यहाँ से हो जाएगा कांच। कांच में जो भी किरणें आती हैं उतनी ही किरणें क्या होती हैं, दूसरे माध्यम में चली जाती हैं। तो ऐसे माध्यम को हम बोलेंगे पारदर्शक माध्यम। एक एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से हो जाएगा वायु। वायु में भी ऐसा होता है कि जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं और आपके आसपास क्या होता है, वायु होता है। तो वायु से आने पर उसके बाद क्या होता है, दूसरे माध्यम में जाती हैं। जाने पर जितनी किरणें सूर्य से निकल कर आती हैं उतनी ही किरणें क्या होती हैं, दूसरे माध्यम में चली जाती हैं। तो ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। तो यहाँ पर आपको ये 2 एग्जाम्पल हो जाएगा, पहला हो जाएगा कांच और दूसरा यहाँ से हो जाएगा वायु। आगे लिख देंगे यहाँ से आदि। नेक्स्ट अब यहाँ से हम बात करेंगे पारभाषक माध्यम की। तो अगली हेडिंग यहाँ से हम लगाते हैं पारभाषक माध्यम। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा पारभाषक माध्यम। अब यहाँ से लिखते हैं इसकी परिभाषा को, ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश का कुछ ही भाग गुजर पाता है उसे पारभाषक माध्यम
कहते हैं। तो ये तो बात हो जाती है पारभाषक माध्यम की कि ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश का कुछ ही भाग गुजर पाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश से जो भी किरणें आएंगी उसमें से सारी की सारी किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाएंगी, कुछ ही किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा पाएंगी, तो ऐसे माध्यम को हम बोलेंगे पारभाषक माध्यम। अब यहाँ से लिखते हैं हम इसके उदाहरण को। तो जैसे यहाँ से हमारा हो जाएगा, तो यहाँ से लिख रहे हैं जैसे हमारा यहाँ से जगह घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, और दूसरा यहाँ से हमारा हो जाएगा तेलीय कागज, तेलीय कागज। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आदि। तो ये आपके ऐसे माध्यम हैं जिनमें से क्या होता है प्रकाश का कुछ ही भाग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा पाता है, तो ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं पारभाषक माध्यम। अब यहाँ पर हम स्टडी करते हैं लास्ट और हमारा थर्ड हो जाएगा अपारदर्शक माध्यम। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिख रहे हैं अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा इसकी कुछ इस प्रकार से है, ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश नहीं गुजर पाता है, नहीं गुजर पाता है, उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे यहाँ से हमारा हो जाएगा लकड़ी, और दूसरा यहाँ से हमारा हो जाएगा लोहा। तो ये आपके एक ऐसे माध्यम हैं जिनसे प्रकाश नहीं गुजर पाता है, वो एक माध्यम का एक ही माध्यम में रह जाता है, दूसरे माध्यम में प्रकाश नहीं जा पाता है, तो ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम। वही यहाँ पर लिखा गया है, ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश नहीं गुजर पाता है उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। कहते हैं जैसे करके यहाँ से लिखा गया है लकड़ी और लोहा। तो लकड़ी और लोहा आपका एक ऐसा माध्यम है जिनसे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाता है, तो ऐसे माध्यम को बच्चा लोग यहाँ से हम बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम। तो यहाँ पर आप इन सभी टॉपिकों को नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक यहाँ से हमारा जाएगा प्रकाश किरण। तो आप इन सबको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पीच करने के बाद में आप सभी लोगों को स्टडी कराएंगे प्रकाश किरण। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ से स्टडी करते हैं प्रकाश किरण के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग लगा लेते हैं प्रकाश किरण। तो यहाँ से हेडिंग हो जाती है हमारी प्रकाश किरण। अब ये जो हमारी प्रकाश किरण होती है ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की जो हमारी प्रकाश किरण होती है उसे हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, और जो दूसरी प्रकार की होती है उसे हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, और जो तीसरी हमारी होती है उसे हम बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण होती है इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला यहाँ से हमारा हो जाएगा नंबर 1 अभिसारी प्रकाश पुंज, और यहाँ से जो हमारा दूसरा हो जाएगा उसको हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, और जो तीसरा और लास्ट हमारा यहाँ से होगा इसे हम बोलते हैं समांतर
प्रकाश पुंज। तो ये हमारी यहाँ से 3 प्रकार की किरणें होती हैं। पहली अपसारी, और दूसरा यहाँ से होता है अपसारी, और तीसरा यहाँ से हमारा होता है समांतर। अब यहाँ से हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं अपसारी प्रकाश के बारे में। अब हम यहाँ से सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं अपसारी प्रकाश पुंज के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारी यहाँ से जाएगी अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, वे प्रकाश की किरणें, वे प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु से निकलती हैं उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ से हम इसका एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि अभिसारी प्रकाश पुंज कौन सी होती है। तो इसकी परिभाषा में लिखा गया है, मेन पॉइंट आपका यहाँ से हो जाएगा कि एक बिंदु से निकलती हैं। एक बिंदु से निकलने का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम हो गया O। तो इस बिंदु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें इस तरह से निकलती हैं। तो इन किरणों को हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अब यहाँ पर हम दूसरी हेडिंग की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ से हमारी हो जाएगी अपसारी प्रकाश पुंज। तो अगली हेडिंग यहाँ से मैं लगा रहा हूँ अपसारी प्रकाश पुंज। सबसे पहले इसकी परिभाषा को लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, वे प्रकाश किरण जो एक बिंदु पर मिलती हुई या आप लिख सकते हैं मिलती हैं उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये तो बात हो गई अपसारी प्रकाश पुंज की परिभाषा की, कि वे प्रकाश की किरण जो एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर हो जाएगा एक बिंदु, इस बिंदु का नाम हमने यहाँ से दे दिया A। अब इसकी परिभाषा क्या कह रही है आपको ध्यान रखना है। तो मेन पॉइंट इसमें लिखा गया है, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि बहुत सारी प्रकाश की किरणें इस तरह से आएंगी और एक बिंदु पर जाकर के मिल जाएंगी। तो इन किरणों को हम यहाँ से बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। तो यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है कि एक ही बिंदु पर प्रकाश की किरणों का आकर के मिलना, ऐसी किरण को हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। और इसमें लिखा गया अपसारी प्रकाश पुंज में कि एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणों का निकलना, ऐसी किरणों को हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। तो यहाँ पर आपको अभिसारी प्रकाश पुंज और यहाँ से आपको अपसारी प्रकाश पुंज क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड, समांतर प्रकाश पुंज के बारे में। तो बच्चों अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड कंसेप्ट के बारे में, जो कि यहाँ से हमारा हो जाएगा समांतर प्रकाश पुंज। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ से हेडिंग लगाते हैं समांतर प्रकाश पुंज। तो यहाँ से हेडिंग लगा रहे हैं, तीसरी हेडिंग हमारी और लास्ट टॉपिक है समांतर प्रकाश पुंज। तो यहाँ से इसकी हेडिंग से ही सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि जो किरणें होंगी वो एक दूसरे के कैसे होंगी, समांतर होंगी, कभी एक दूसरे को कट
नहीं करेंगी तो ऐसी किरणों को हम बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी परिभाषा को लिखते हैं। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से इसकी लिखी जाएगी, वे किरणें जो एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे यहां से हमारा हो जाएगा, जैसे हमारी एक किरण ये हो जाएगी, एक किरण ये हो गई और दूसरी किरणें यहाँ से आपकी ये हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं इसको हमने बोल लिया किरण नंबर हमारी ए है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये हमारी किरण नंबर बी है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है। आप देख रहे हैं कि ये किरणें दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, कभी पे जा करके एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो ऐसी प्रकाश की किरणों को हम बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर इन टॉपिकों में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद हमारे यहाँ से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज की वीडियो लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं।